जैसा कि आप लोग लगातार से कमेंट्स कर रहे थे कि हमारा साइंस विषय का असली पेपर लेकर के आओ, तो ये आ चुका है आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आपका प्री बोर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसको पूरा रेडी करके जाना और हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपका ये पेपर रहने वाला है। देखो, साइंस का पेपर भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, अगर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो जुड़े ही रहना होगा और सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पूरा क्वेश्चन पेपर मैं लेकर के आया हूँ, पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन को समझाते हुए चलूंगा और ऐसा आपको करवा दूंगा तैयारी कि पेपर में क्वेश्चन थोड़े अलग भी आ जाएंगे ना तो भी आप करके आओगे। क्योंकि देखो, मैं एक एक क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, उनसे क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन पूरे बनते जाएंगे, बोर्ड की तैयारी बेहतरीन हो जानी है भैया। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो देखते रहना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को कर दो लाइक। इस प्रकार से आपके यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, और समय आपका 3 घंटे 75 नंबर का पूर्णांक रहेगा। ठीक है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है, आवश्यक जहाँ भी हो तो साफ लेवल चित्र बनाए, कैसे बनाना है मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहो। यहीं से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले सही विकल्पीय क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है ना तो उसमें ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा निकले जहां पे वो होती है हमारी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्मा जहां पे उत्सर्जित होती है ऊष्मा छेपी, तो करेक्ट आंसर ऊष्मा छेपी। सेकंड नंबर में कह रहा है प्रोपेन C3 एसिड होता है जो कि हमारा, ठीक है, कि ऑक्सीजन में दहन के लिए, ठीक है, इसका ऑक्सीजन के साथ दहन करवाओ, उसके लिए संतुलन समीकरण कौन सा होगा? C3H8 प्लस 5O2। ठीक है, 5 अणु ही होंगे ऑक्सीजन के तभी CO2 बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, तो यही आंसर इसका सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट आंसर इसका डी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यार, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहिए, टॉप 50 लाऊं हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे। ठीक है, बताइए जरूर से कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, तो आपको उसी प्रकार से तैयारी के लिए वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है? ठीक है, विद्युत चुंबक की बात करी जाए, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक। देखो, आपने विद्युत चुंबक के अगर देखा है तो उसमें देखो, अगर उपयुक्त सामग्री की बात करें तो उसमें लोहे का यूज होता है। ठीक है, तो लोहा सबसे उपयुक्त सामग्री है उसमें। ठीक है, लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। इतनी बार पढ़ चुके हैं हम लोग कि जब देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया ही वही है जिसमें अम्ल क्या करते हैं, अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर यहाँ पे लवण और जल। अगला कह रहा है 5वें नंबर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में भाई विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आपका एमीटर, जनरेटर, मोटर या गैल्वेनोमीटर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मोटर, यानी कि विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर, माध्यम की घनत्व पर, आवृत्ति पर या फिर आवृत्ति या निर्वात पर। तो माध्यम का अगर अपवर्तनांक की बात करें तो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है प्रकाश के। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं इस प्रकार से आपके क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम देखें रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो रिक्त स्थान में आपके किस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाले हैं? फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, रिक्त स्थान में दिया गया है आपका खालिस्तान क्रियाओं को मेड्यूला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मेड्यूला द्वारा, ठीक है, तो ऐसी कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं ना हमारी? सो इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना होगा? देखो ऐसे, अनैच्छिक। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं, इच्छा बना हुआ था। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लिख देना है। सेकंड में कह रहा है कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा को इंगित करता है तो उंगलियों खालिस्तान की दिशा में मुड़ती हैं। तो अगर देखो, अगर धारा की दिशा को अगर अंगूठा इंगित करेगा तो उंगलियां किस दिशा में मुड़ेंगी ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मुड़ेंगी। ठीक है, तो किस उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मुड़ेंगी? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि दिशा में मुड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मछलियों के हृदय में केवल खालिस्तान कक्ष होते हैं। तो मछलियों के हृदय में आपके 2 कक्ष होते हैं, केवल 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, आंसर लिख दोगे 2। नेक्स्ट कह रहा है कि आंख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करने के लिए हमारे आंख में एक भाग होता है आइरिस जिसे कहते हैं। ठीक है, आइरिस इस तरीके से लिख सकते हो, आइरिस, या फिर इंग्लिश में लिखना चाहो तो आइरिस ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले पे। कह रहा है 5वें नंबर में खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। तो जो फूड चेन होती है, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला लिख सकते हैं जिसको हिंदी में हम खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, एक दिशिक ऊर्जा का प्रवाह होता है खाद्य श्रृंखला में। ठीक है, फूड चेन। ठीक है, फूड चेन। ठीक है, ये रहेगा। दोस्त को वीडियो भेज देना यार, क्योंकि वह आपके इंतजार में रहता है यार कि कुछ मिलेगा। ठीक है, पढ़ने के लिए। अगला है कि जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो खालिस्तान गैस उत्पन्न होती है। तो देखो, अम्ल धातु सभी को बताया यार, हमारी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, हाइड्रोजन आप पूरा लिख सकते हो, H2 में लिख दिया। ठीक है, हाइड्रोजन
इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे हो जाते हैं रिक्त स्थान कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम आपके दिए गए हैं नीचे सत्य असत्य, ठीक है। सही गलत का निशान लगाना है। पहला कह रहा है प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क हैं, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया की बात कर रहा है तो ये आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज इसमें ये सारे अंग नहीं होते, ठीक है। तो ये आंसर असत्य हो जाएगा। अगला है अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो 7 से कम है जब अम्ल है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद होती हैं वो अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर ही यहाँ पे बनेंगे। अगला है 4 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब गति करेंगे तो अपवर्तन होगा क्या? ये नहीं होगा, गलत है। सभी धातुएं लचीली होती हैं और इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है, तो ये यहाँ पर कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सब धातुओं के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मानव आँख की रेटिना की में दृष्टि के लिए रॉड और कोन कोशिकाएं होती हैं, तो मानव आँख की अगर बात करें तो उसमें रेटिना में दृष्टि के लिए रॉड और कोन कोशिकाएं, तो ये सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सत्य सत्य भी 6 के 6 कंप्लीट हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं हम आपके आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो सही जोड़ियाँ आ जाती हैं आपकी, ठीक है। सही जोड़ियों को मिलान करेंगे। फर्स्ट में कह रहा है प्रबल अम्ल। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हमारा HCl प्रबल अम्ल होता है, तो फर्स्ट की जोड़ी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से मिला दूँ क्या? हाँ, ये रहेगा, ठीक है। ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा शोषी में होता है, ठीक है। अवशोषण की बात करें तो शोषी को याद रखना, और ऊष्मा का उत्सर्जन तो छेपी को याद रखना। सेरिबेलम, सेरिबेलम यहाँ पे क्या है हमारा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है सेरिबेलम, ठीक है। तो ये रहेगा 3rd नंबर पे, यहाँ पे 3rd का। DNA क्या होता है भैया? अनुमानसिक के नियम जीन या फिर किससे जोड़ मिलेगी? DNA की जीन से मिलनी चाहिए, ठीक है। मेंडल ने अनुमानसिकता के नियम दिए थे, DNA की जीन से मिल जाएगी, ये 4 नंबर की जीन से, ठीक है। मेंडल यहाँ पे आनुवंशिकता के नियम इन्होंने दिए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, 5th नंबर की। नेक्स्ट AQ का प्रतीक हमारा होता है पानी में घुल जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप 6वें नंबर का जोड़ा यहाँ पे मिला दोगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे एक शब्द या वाक्य में उत्तर, वो 5th नंबर में। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2 धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है, ठीक है। 2 धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक किनका कम होता है? सोडियम हो गई हमारी, ठीक है, तो Na लिख सकते हो, Na हो गई हमारी, और पोटेशियम हो गई, ठीक है। ये अति अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं लेकिन इनका गलनांक कम होता है, तो सोडियम इस तरीके से लिख दोगे, सोडियम, सोडियम हो गई फर्स्ट, और दूसरी क्या होगी? पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। ठंड की वजह से थोड़ी राइटिंग बिगड़ रही है राइटिंग, लेकिन ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है किसी चुंबक क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो ध्रुव से दक्षिण की ओर होती है, ठीक है। जिसके चुंबक के जो पोल होंगे उससे दक्षिण दिशा की ओर उनकी दिशा होती है चुंबकों की, ठीक है। तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर, ठीक है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस में लिख देता हूँ, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, ठीक है, दक्षिण ध्रुव की ओर होती है किसकी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, ठीक है। नेक्स्ट है मानव का सामान्य रक्तचाप क्या है भैया? रक्तचाप क्या होता है? मानव का सामान्य रक्तचाप की बात करें तो 120/180, ठीक है, mmHg। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हमारे आगे के क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे के क्वेश्चन में 4 नंबर में कह रहा है भैया मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने और देखने के लिए विशेषीकृत होता है? देखो सुनने, सोचने और सूंघने और देखने के लिए कौन सा जो है हमारा भाग विशेषीकृत होता है? तो वो होता है हमारा सेरेब्रम, ठीक है, सेरिबेलम, ठीक है, सेरिब्रम, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखेंगे आप, ये आंसर आपका हो जाएगा। सेरिब्रम कहते हैं इसको, तो सेरिब्रम लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग होता है इसके लिए, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग करा जाता है। नेक्स्ट है एथीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C2H4, ठीक है, C2H4। अब इसकी संरचना किस प्रकार से बन जाएगी आपसे को बताया आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट हम संरचनाएं तो देख ही रहे हैं। देखो 6वें नंबर क्वेश्चन आ जाता है एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना या बिंदु संरचना, ठीक है। अथवा मैं कह रहा है मीथेन की बनाइए, ठीक है। मीथेन और एथेन दोनों की करके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई है बोर्ड एग्जाम में। देखो ये रहेगा आपका आंसर, यहाँ पे ये रहेगी, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो ये रहेगी, इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बन जाएगी किसकी? एथेन की, सॉरी, ठीक है, एथेन की। एंड ये रहेगी आपकी मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। इस प्रकार से आप बनाओगे। ये दोनों का 6वें का और 6वें अथवा वाले का, ठीक है, दोनों का आंसर आपको याद रखना है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट आपको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपके 7वें नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए, ठीक है। बैटरी और प्रतिरोधक, ठीक है, इनका
प्रतीक चिन्ह आपको बनाना है, ठीक है। तो ये रहेंगे आपके प्रतीक चिन्ह के, ठीक है। ये बैटरी बन गई, ये अवरोधक प्रतिरोध बन गया, सॉरी, ठीक है। तो दोनों को आप कंप्लीट कर सकते हो इस तरीके से, 7वें का उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, कोई दो कारकों के नाम लिखिए। तो देखो ये रहेगा 7वें के अथवा वाले का आंसर। देखो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर। तो ये तीनों चीज़ें याद रखना कि किस किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। ये 3 चीज़ें याद रखो। अगला कहा जाता है कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, भाई तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अगला कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता हो, भाई आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। देखो पहले तो तारे टिमटिमा लेते हैं हम यहाँ पे, तारों से आने वाले प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एक लाइन में अगर आंसर बताऊं मैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इतना याद रखना, और ऑब्जेक्ट में बन जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। देखो भाई आकाश देखो, लघु तरंगदैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। क्षोभ मंडल में मौजूद जो जलवाष्प होती है, ओजोन होती है, अन्य किरणें, आवर्त किरणें वगैरह होती हैं, वो यहाँ पर क्षोभ मंडल में छोटे निलंबित कण वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकिरणित करती हैं। इसी कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इतना आंसर आप याद रखिए, ये 8वें का और ये 8वें के 8वें का, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। सो कह रहा है कि ब्रायो फिल्म की पत्तियां कैसे पुनरुद्भवन करती हैं। देखो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ में मैंने सारा क्वेश्चन डाल रखे हैं, ये एक एक क्वेश्चन उसमें है, ठीक है। तो देखो ये रहेगा यहाँ पे ब्रायो फिल्म यानी कि अजूबा जिससे कहते हैं, मैंने इसमें कायिक या वर्धी प्रजनन होता है, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है। ब्रायो फिल्म में प्रजनन कैसे होता है, कायिक विधि द्वारा, ठीक है। इस विधि में पत्तियां अपने ऊपर अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न कर लेती हैं, ठीक है, इस प्रकार से। मतलब इसमें उसी में से पत्ती में से नया पौधा बन जाता है, ठीक है। अपस्थानिक जड़ें होंगी, फिर उससे पौधा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जड़ें हुई, फिर से पौधा नया बन गया, ठीक है, उसी में बन जाता है पत्तियों में। तो इस तरीके से इसको बना करके आना, टीचर बिल्कुल इंप्रेस होकर के फुल नंबर आपको देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भैया कि अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसको आपको रेडी कर लेना है स्वयं से। इसके बाद है आपका 10वें नंबर में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए, ठीक है। तो 10वें का आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। वैसे मैंने समझा दिया था अभी कि ऊष्माक्षेपी वो होती है जहाँ पे ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माशोषी वो होती है जहाँ पे ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक है। इस अभिक्रिया में पूर्ण ऊष्मा की कमी होती है क्योंकि इसमें ऊष्मा निकल जाती है, और इसमें ऊष्मा आती है तो ऊष्मा की क्या होती है, वृद्धि होती रहती है, ठीक है। इस तरीके से आप इन दोनों क्रियाओं को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट कहा जाता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए भाई। ऑक्सीकरण अपचयन क्या होती है। तो देखो ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है। ऑक्सीजन जिसमें जुड़े वो ऑक्सीकरण है। जैसे कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर उसकी सतह काली पड़ जाती है ना। तो ये आंसर याद रखना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो ऑक्सीकरण है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ये अपचयन है, ठीक है। इन दोनों को याद रखना। इसमें ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है कि मेंडल के पृथक्करण का नियम क्या है, इसका महत्व लिखिए भैया। तो ये रहेगा मेंडल के पृथक्करण के नियम का महत्व, ठीक है। इस प्रकार से इसको समझ लेना है आपको। और ये एफ1 जो पीढ़ी है, फर्स्ट जनरेशन के विषम युग्मनजीव पौधों में स्वपरागण कराते हैं। तो द्वितीय पीढ़ी जो होती है इसके सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, ठीक है। यही पृथक्करण का नियम है मेंडल का, और इस तरीके से आप इसको समझा सकते हैं ताकि आपको नंबर पूरे मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा टोटल आंसर रहेगा 11 नंबर के क्वेश्चन का, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है मेंडल के प्रवृत्ति के नियम को एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। इसको आपको स्वयं से रेडी कर लेना है। नेक्स्ट है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। भाई कैसे डायग्राम बना करके आओगे, देखो यार समझ लो, ठीक है। देखो ये रहेगा 12 नंबर के प्रश्न का उत्तर, ठीक है। 12 ही है ना, हाँ जी 12 है, ठीक है। देखो क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको नामांकित करना होगा। मूत्रमार्ग, मूत्राशय, महाश्रा, मूत्रधमनी, महाधमनी वगैरह, ठीक है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये बायां वक्र है, दायां वृक्क है, ठीक है, किडनी वगैरह सब कुछ पूरा पार्ट्स दिया गया है। तो इसको याद कर लेना, बना लेना, 2 बार बना लोगे तो आसानी से हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है हृदय के 2 कपाटों के नाम बताइए और उनके एक एक कार्य लिखिए, ठीक है। तो हृदय के 2 कपाटों के नाम आप यहाँ से देख सकते हैं। 12 के अथवा का आंसर देखो, एक होता है आपका यहाँ पे द्विबलन कपाट और एक होता है त्रिबलन कपाट, ठीक है। दोनों को याद रखना होगा, इस तरीके से इनके कार्य हो जाते हैं दोनों। देखो यह बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच स्थित होता है। इसका कार्य है रक्त को बाएं अलिंद से बाएं निलय में ले जाना, ठीक है। तो ये कार्य करता है, और इसका कार्य रक्त में दाएं से दाएं निलय में ले जाना, ठीक है, अलिंद से निलय में ले जाना, ठीक है। ये बाएं के लिए काम करता है, ये दाएं के लिए काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रतिवर्ती चाप क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो इसको आपको स्वयं रेडी कर लेना है। अथवा में है कि मानव शरीर में न्यूरॉन्स की भूमिका समझाइए, ठीक है। मानव शरीर में न्यूरॉन्स की भूमिका क्या है भैया, तो इस तरीके से आप देखो समझ सकते हो इसको। मानव शरीर में न्यूरॉन्स अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यही इसका टोटल आंसर है। और देखो यहाँ पे समझ सकते हो आप कि ये तंत्रिका तंत्र के मूलभूत इकाई होती है न्यूरॉन्स, और हमारे शरीर में सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य करती हैं, ठीक है।
और संदेशों का संचार करते हैं, मस्तिष्क से आदेश भेजने का काम भी न्यूरॉन्स करते हैं। तो ये 13 के आंसर का अथवा का आंसर याद आपको कर लेना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ओम का नियम लिखिए व इसका गणितीय व्यंजक लिखिए, ठीक है। ओम का नियम बताना है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं ओम का नियम, और इस प्रकार से इसके कार्य देखो। 13 के अथवा का पूरा टोटल आंसर देख लो पहले एक बार आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आपके 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा था ओम का नियम लिखिए, ठीक है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि उसकी ताप हो गई, यांत्रिक विकृति वगैरह हो गई, इसमें परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के स्तरों के बीच में लगाए गए व्यवहार के अनुपाती होती है। यही ओम का नियम है। इसको आपको पूरा रेडी कर लेना है और इसका गणितीय रूप आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। देखो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप लोग बताएंगे, ठीक है। इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा कि है क्या, ठीक है। बताओ जल्दी से, मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है ताकि आप लोग बताएं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन पे। अथवा मैं कह रहा था कि श्रृंखला में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए, ठीक है। आपको प्रतिरोध दिए गए हैं, 2 प्रतिरोध दिया गया, 2 ओम दिया गया, 3 ओम दिया गया, 5 ओम दिया गया, ठीक है। तीनों की गणना करनी है, तो ये आप लोग स्वयं से रेडी कर लेने। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है आपका कि अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए। अब पानी का अपवर्तनांक भी लिखिए, ठीक है। तो ये 15 का आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कह रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल के उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। तो इसको आपको यहीं से पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आपके अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अथवा में एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, उस लेंस की शक्ति की गणना कीजिए और बताएं कि यह अभिसारी लेंस है अपसारी लेंस है, ठीक है। तो ये 15 का अथवा का आंसर दिया गया। क्या क्या आपको दिया गया, 25 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी दी गई है, ठीक है। और इसको आप डायोप्टर में निकालेंगे, 4 डायोप्टर वहाँ निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको पूरा रेडी कर सकते हैं। ये अभिसारी लेंस है क्योंकि इसकी शक्ति क्या है, पॉजिटिव है, तो ये अभिसारी लेंस आपका निकल करके आ जाता है 15 के अथवे का। नेक्स्ट कह रहा है कि जीवों में पीएच का महत्व, पीएच मान का महत्व बताइए, 2 उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। अथवा मैं कह रहा है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण भी लिखिए इसके लिए। तो यहाँ पे आप आंसर देख पा रहे होंगे 16 के अथवा वाले का। 16 का आंसर आपको स्वयं से कर लेना है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर एक अपघटन क्रिया होती है जिसमें बेकिंग सोडा टूटकर नए यौगिकों में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा अभिक्रिया के साथ रेडी कर लेना है। नेक्स्ट कह रहा है भाई कि जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, नियंत्रण के उपाय लिखिए। और वायु प्रदूषण के कारण क्या है, कोई 2 कारण लिखिए, ठीक है। तो देखो पहले तो यहाँ पे 17 का आंसर आप लोग देख लो, ठीक है। ये जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के कुछ उपाय हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है। आप देख सकते हो पूरा टोटली आंसर आपके स्क्रीन पर आप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसको आपको रेडी कर लेना है। एंड अब आपको ये वायु प्रदूषण वाला क्वेश्चन जो है अथवा में है ना। वायु प्रदूषण के कई कारण हैं, जो कि वाहनों का धुआं, औद्योगिक धुआं, वनों की कटाई, है ना, बहुत सारे कारण हैं। तो इसको आप रेडी कर लेना ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं का एक उदाहरण दीजिए जो लंबे समय तक वायु और पानी के संपर्क में आने के बाद भी जंग नहीं लगता है जिसमें। तो वो कौन सी धातु है और जिसे सबसे अधिक विद्युत चालकता के लिए जाना जाता है, सबसे अधिक करंट किसमें फैलता है भाई, चांदी, ठीक है। ये चांदी रहेगा आंसर इसका। नेक्स्ट है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो वो हमारी सोडियम होती है, ठीक है। सोडियम Na, ठीक है। ने ये हमारा इसका जंग नहीं लगता है, प्लेटिनम वगैरह हो सकती हैं, है ना, सिल्वर, चांदी, सोना हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हो, प्लेटिनम, चांदी और सोना में गोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आंसर आपका रहेगा। एंड इसमें देखो चांदी होती है विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक। एंड ये रहेगी आपकी यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह आसानी से चाकू से काटी जा सकती हैं, ठीक है। तो एक एक आंसर याद रखो आप। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपके 18 के अथवा में। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए। तो जंग कह रहा है और तन्यता कह रहा है और एनोडाइजिंग कह रहा है। तो एनोडाइजिंग को देख लेते हैं पहले। तो देखो जंग क्या है भाई, जंग धातुओं विशेष रूप से लोहे पर उत्पन्न होने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया है जब ऑक्सीजन नमी के संपर्क में आने पर सीधी सी बात है कि लाल और भूरे प्रकार की यहाँ पे क्या जम जाती है, परत जम जाती है लोहे पर, तो वो जंग है, ठीक है। तन्यता क्या है, धातुओं को खींचा जा सकता है, ठीक है। धातुओं को शक्ति या बल होती है। धातुओं का एक गुण है तन्यता, सीधी सी बात है। और उसको धातुओं को इतना खींचा जा सकता है, लंबा खींचा जा सकता है, वही उनका गुण तन्यता है, ठीक है। एनोडाइजिंग एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु विशेष रूप से एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की परत बनाई जाती है, ठीक है। और यह परत धातु को जंग और अन्य रासायनिक प्रभावों से बचाती है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका कंप्लीट आंसर। इन तीनों को रेडी करके रखो, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चारित्रिक गुण लिखिए, इसकी सहायता से चित्र बनाइए। तो ये रहेंगे बंद वक्र होती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक है। एक दो देखो ये लिखा है, एक दूसरे को काटती नहीं है, ये ऑब्जेक्ट में बन जाता है, ठीक है। बंद वक्र होती हैं, इससे भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। और ये रहेगा इसका चित्र, ठीक है। तो कंप्लीट आंसर का स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, इसको पूरा रेडी कर लेना, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है आपका, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक सीधे धारावाही चालक तथा वृत्ताकार लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न बनाएं और
समझाएं भी कैसे भिन्न है, ठीक है। तो इसको आपको स्वयं से रेडी कर लेना है, यहाँ पे नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं, इसको भी आपको कर लेना है एंड हम इसका आंसर आपको बता रहे हैं, ठीक है। संरचना बनानी है आपको, यहाँ पे आईयूपीएसी नाम लिखना है, ठीक है। तो देखो 20 के अथवा का आंसर यहाँ पे ये प्रोपेनॉल हो जाएगा फर्स्ट आपका, ठीक है। फर्स्ट आपका प्रोपेनॉल हो जाएगा, सेकंड एथेनॉल हो जाएगा, थर्ड आपका एथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों आपके यहाँ पे बता दिए हमने, इनकी संरचनाएं भी बना दी हैं, ठीक है। एक साथ आप देख सकते हो इसको इस प्रकार से, ठीक है। ये रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है कि मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए और लार के कार्य लिखे, ठीक है। लार के कार्य लिखने है, पाचन तंत्र का डायग्राम बनाना है, और अथवा मैं कह रहा है कि मानव हृदय का चित्र बनाइए और हमारा परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का है, ठीक है। मानव हृदय का चित्र और पाचन तंत्र का चित्र। देखो पाचन तंत्र को देख लो पहले तो, ठीक है। लार के कार्य आपको बताए गए साथ में, पाचन में सहायक होती है लार, भोजन को गीला और नरम बनाती है, भोजन को स्वाद प्रदान करती है ना, दांतों की सुरक्षा करती है, अम्लता को संतुलित करती है, ठीक है। और ये रहेगा पाचन तंत्र का डायग्राम यहाँ पे, ठीक है। ये रहेगा कंप्लीट। इसके बाद हृदय का डायग्राम अथवा में पूछा गया था, तो ये रहेगा आपका हृदय का चित्र 22-21 के अथवा का आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको रेडी कर लेना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा भैया 22 नंबर क्वेश्चन में कि मादा प्रजनन तंत्र के किन्हीं 4 भागों के नाम बताएं और उनके महत्व लिखें, ठीक है। 4 पार्ट्स के नाम लिखने हैं यहाँ पे और उनके महत्व आपको बताने हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट आप देख पा रहे हो चीज़ यहाँ पे इस तरीके से, आप यहाँ पे योनि, ठीक है, ये पार्ट होता है योनि। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे देखो किन्हीं 4 के लिखना है आपको, तो थर्ड वाले का लिख दो यहाँ पे, ये क्या होता है इस तरीके से, ये गर्भाशय लिख सकते हो आप, है ना, ये हो जाएगा। एंड ये आपकी जो चीज़ होती है यहाँ पे, ये 6वें नंबर पर दिख रहा है जो आपको, ये होती है आपकी फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फेलोपियन नलिका भी जिसे कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब मैंने लिख दिया, ठीक है, ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 4 नंबर पे है जैसे ये, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है, ये अंडाशय होता है, ठीक है, अंडाशय। बाकी चीज़ें अगर आप दर्शा सकते हो तो दर्शा लेना, बाकी इनके बारे में आपको महत्व भी लिखना है इनके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ है, ये डायग्राम है आपका, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसके बारे में वर्णन रहेगा, गर्भाशय के बारे में रहेगा यहाँ पे। इस तरीके से आप चारों का वर्णन कर देखो, जिसको भी आप यहाँ पे लिख रहे हो, है ना, जिनके नाम लिखे हैं आपने, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आ जाता है कायिक प्रवर्धन जनन की विभिन्न विधियां और कृषि में उनके महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 22 के अथवा का स्वयं से रेडी कर लेना है। 23 में कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण जो आपका है द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, प्रवृत्ति जानने के लिए हम दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे। दिया गया जो वस्तु की ऊंचाई है, दूरी है और फोकल लेंथ वगैरह आपको दी गई है, तो उनको आप लिखेंगे, ठीक है। फिर दर्पण सूत्र का उपयोग हम करेंगे, उसमें अपने मान वगैरह रखेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे -20 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बता सकते हैं कि वास्तविक और उल्टा है, ठीक है, माइनस में है सो उल्टा है और समान प्रतिबिंब का होगा और इसके आकार समान होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। नेक्स्ट आपका 23 का अथवा वाला क्वेश्चन था कि ये कार 8 मीटर की दूरी पर एक वाहन के पीछे के दृश्य के लिए उपयोग किए गए उत्तल दर्पण के सामने खड़ी है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 6 मीटर है, ठीक है। इससे बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताइए, ठीक है। एक ही चीज़ है, वही उसी तरीके से आपको करना है, जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिखेंगे। फिर देखो आप यहाँ पर फोकल लेंथ का सूत्र यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप दर्पण सूत्र में ये सारी चीज़ें रख करके अपना आंसर निकाल करके ये बता देंगे कि वास्तविक का उल्टा होगा प्रतिबिंब यहाँ पे, ठीक है, उत्तल दर्पण के द्वारा यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी आपकी। इस प्रकार से आपका टोटली सॉल्यूशन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। 23 तक के टोटल सॉल्यूशन हो चुके हैं, तो चैनल को कर लो भाई सब्सक्राइब एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।